नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ईवीएस नोट्स फॉर सीटेट का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे रेंगने वाले जंतु के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि केंचुआ और सांप क्या है, हमारे रेंगने वाले जंतु हैं। जो सांप होता है वो अपने वलय व पेशियों की सहायता से, तथा जो केंचुए होते हैं वो अपनी पेशियों एवं सूंड की सहायता से गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शुतुरमुर्ग, जिसे कि हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। तो शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पक्षी जो होते हैं ये उड़ते नहीं हैं, अपितु तेज गति से भागते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है कि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है, लगभग 360 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को घुमा लेता है। इसका जो ये क्वेश्चन है ना, ये सीटेट में पहले भी बहुत बार आया है ईवीएस में। तो इससे देखिए दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन सा वो पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, तो उल्लू होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन को तेजी से आगे पीछे करती है, तो कौन है वो? मैना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर पूछता है क्वेश्चन कि 360 डिग्री तक कौन घुमा सकता है, तो उल्लू होगा। और झटके से आगे पीछे कौन करते हैं अपने गर्दन को, तो मैना करती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली आदि। ये क्या करती हैं? बच्चों को जन्म देती हैं, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। आगे हम बात करेंगे जीव के बारे में, एनिमल्स और उनके बच्चों को क्या कहते हैं। तो जैसे कि भालू और शेर है, इनके बच्चे को हिंदी में शावक कहते हैं और इंग्लिश में कब कहते हैं। तितली यानी कि बटरफ्लाई, तो इसके बच्चे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। फिर कौवा यानी कि क्रो, इसके बच्चे को चूजा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में चिक कहते हैं। मेंढक यानी कि फ्रॉग, इसके बच्चे को टैडपोल कहते हैं। बाज यानी कि ईगल, इसके बच्चे को इयास कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इगलेट कहते हैं। कंगारू, इसके बच्चे को जॉय कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। कपी जो होता है उसके बच्चे को बच्चा कहते हैं और इंग्लिश में बेबी कहते हैं। जो पेंगुइन होता है उसके बच्चे को चूजा हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में चिक कहते हैं। खरगोश, इसके बच्चे को बनी कहते हैं और इंग्लिश में इसके 3 नाम हैं, किटन, बनी और किट भी कहते हैं। जो भेड़ होती है यानी कि शीप, इसके बच्चे को मेमना और इंग्लिश में लैम्प या लैम्की कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो याक होता है इसके बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं और इंग्लिश में काफ कहते हैं। पक्षी, उसके बच्चे को चूजा या चिक कहते हैं। ऊंट यानी कि कैमल, इसके बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं और इंग्लिश में भी काफ कहते हैं। हाथी, जिराफ, घोड़ा, इन तीनों के ही बच्चे को काफ कहते हैं यानी कि बछड़ा या बछिया कहते हैं। जो बंदर होता है उसके बच्चे को शिशु कहते हैं, इंग्लिश में बेबी कहते हैं। चमगादड़, कुत्ता, शार्क, इन तीनों के ही बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में पप कहते हैं। जो जैबरा होता है उसके बच्चे को बछड़ा या बछिया या फिर काफ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ जंतु और उनके विशेष लक्षण के बारे में, तो इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो पहले हम बात करेंगे गेंडे के बारे में। तो जो गेंडा होता है वो हमारे लैंड पर यानी कि स्थल पर दूसरा बड़ा जंतु है। इसके बारे में बात किया कि एक तो ये शाकाहारी होता है यानी कि हर्बीवोर होता है। इसका वजन जो होता है वो 1000 किलो तक होता है। इसकी जो चमड़ी होती है उसकी मोटाई कितनी? 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसकी एक ही सींग होती है, वो भी नाक के ऊपर होती है। तो देखिए गेंडा के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये स्थल पर दूसरा बड़ा जंतु है, ये शाकाहारी होता है, इसका वजन 1000 किलो होता है, इसकी जो चमड़ी की मोटाई होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है और एक ही सींग इसके नाक के ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम जिराफ के बारे में बात करेंगे। तो जिराफ होता है वो 5 मीटर लंबा होता है। इसका जो उम्र होता है 25 वर्ष तक, यानी कि ये 25 वर्ष तक जीवित रहता है। ये 2 घंटे सोता है यानी कि बहुत ही कम सोता है जिराफ। फिर हम बात करेंगे जो चिंपैंजी, ये बहुत ही बुद्धिमान होता है। ये अपने ग्रुप में रहते हैं, उनके ग्रुप में लगभग 3 से 80 तक मेंबर्स होते हैं इनके ग्रुप में। फिर हम बात करेंगे स्लॉथ की। तो ये भालू के जैसा दिखता है, ये रात्रिचर जंतु होता है और दिन में लगभग ये 17 घंटे सोता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बाघ और चीता जो होते हैं इनकी देखने की शक्ति बहुत अधिक होती है। मनुष्य की अपेक्षा ये 2 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। देखिए यहाँ पे जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि मनुष्य की अपेक्षा 2
2 गुना अधिक दूरी तक कौन देख सकता है? तो बाघ और चीता जो है ये 2 गुना, याद रखिएगा 2 गुना बोल रहा है कि 2 गुना अधिक दूरी तक कौन देख सकता है? तो बाघ और चीता। ध्वनि सुनने हेतु ये कान कई दिशाओं में घुमा सकता है, जैसे कि इनको कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो ये अपने कान को पूरे 360 डिग्री मतलब कहीं पर भी ये घुमा सकते हैं अपने कान को, ध्वनि सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए। फिर हम बढ़ते हैं हाथी में। तो हाथी का जो जैसे जो ग्रुप होता है, तो जो उसकी सबसे बूढ़ी हथिनी होती है वो ही नेता होती है ग्रुप की। ये 100 किलो से अधिक पत्ते खा लेते हैं और पत्ते व झाड़ी खा सकते हैं और ये 2 से 4 घंटे सोते हैं। आगे हम बात करेंगे डॉल्फिन की। जो डॉल्फिन है इसका ये जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऊंची डॉल्फिन जिसे कि सूंस भी कहते हैं, तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। व्हेल की बात करेंगे तो ये भारत की सबसे बड़ी जीव है, स्तनधारी है, बच्चे को जन्म देती है और इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है? 90 साल तक होती है। सांप जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं सांप के बारे में भी। तो अजगर जो है वो सबसे लंबा सांप है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से जहरीले सांप हैं? तो कुरेत, कोबरा, दुकाई, अफाइका, ये चारों ही क्या हैं कि जहरीले सांप हैं। फिर केंचुए की बात करेंगे। तो केंचुआ जो होता है इसकी लंबाई 14 इंच होती है और इसकी आयु 8 साल होती है, यानी कि ये 8 साल तक जीवित रहता है और इसे किसान का मित्र भी कहते हैं। फिर कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को, मादा यानी कि फीमेल को, उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा वो कीड़ा है जो अपनी मादा कीड़े को उसकी गंध से पहचान लेता है? तो रेशम का कीड़ा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बाज, गिद्ध और चील आदि की दृष्टि जो होती है वो मनुष्य से 4 गुना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि मनुष्य से 2 गुना किसकी तेज होता है, मतलब आंखें किसकी तेज होती हैं? मनुष्य से 2 गुना अधिक दूरी तक कौन देख सकता है? तो बाघ और चीता की बात की थी। लेकिन 4 गुना की बात करें तो 4 गुना में हमारे आ जाएंगे बाज, गिद्ध और चील जो होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है वो मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2 गुना पूछेगा तो बाघ और चीता लिखना है, 4 गुना पूछेगा तो बाघ, गिद्ध और चील लिखना है, ठीक है। फिर जो पक्षी होते हैं इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और शरीर का जो आकार होता है वो नाव जैसा होता है। अब लक्षण बात करेंगे और इससे संबंधित जो पक्षी है उसके बारे में। तो मजबूत दृष्टि वाले कौन होते हैं, कौन से पक्षी होते हैं? चील, बाज, गिद्ध। गर्दन घुमाने वाले कौन होते हैं? उल्लू और मैना। अब देखिए उल्लू मैंने आपको क्या बताया था, 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं और झटके से आगे पीछे कौन करती है? मैना। फिर घोंसला, देखिए घोंसले की बात करेंगे तो घोंसले से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सामान्य घोंसला किसका होता है? जैसे बुलबुल जो होती है, बुलबुल चिड़िया, वो अपना घोंसला घास और झाड़ियों से बनाती है। जो कोयल होती है ये अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और जो कौवा होता है वो सोचता है कि मेरा ही अंडा है और वो अपने ही अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेकता है, मतलब कि उसको भी पालता है, आप कह सकते हैं। जो सोन चिड़िया होती है इनका घोंसला लटका हुआ होता है। जो दर्जी चिड़िया होती है वो घोंसले को सिलती है। कठफोड़वा जो होता है यह अपनी चोंच से लकड़ी को खोदकर घोंसला बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी दूसरे पे डिपेंड होके, जैसे कि सहजीवी संबंध किस में पाया जाता है, तो ये भैंस और बगुला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। सर्वाहारी पक्षी कौन सा हो गया? सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोर्स कौन सा पक्षी होता है? तो मोर होता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। न उड़ने वाले पक्षी मतलब जो पक्षी तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते, जैसे कि पेंगुइन। तो पेंगुइन क्या होते हैं? ये पानी में तैरता है, ये अंडे देता है और ये बर्फीले इलाकों में ये झुंड में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं एपीकल्चर क्या होता है? तो एपीकल्चर क्या हो गया? मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में एपीकल्चर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? शहद एवं मोम जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगर हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो इससे हमें शहद और मोम जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये जो कार्य होता है वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालय पर्वतीय एवं पश्चिमी घाट क्षेत्रों में प्रमुखता से किया जाता है।
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लेते हैं कि पालन का यानी कि मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, ये इनका अंडे देने का समय होता है। लीची के फूल कब आ जाते हैं हमारे, फरवरी पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडे देने का समय कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल कब लगते हैं, तो फरवरी में लगते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पहले आए हैं हमारे सीटेट के एग्जाम में। ये ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने सेल्फ स्टडी के लिए मैंने ये फ्लावर का छोटा सा ये पार्ट बनाया था ताकि मैं अच्छे से समझ सकूँ इसको। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जो पत्ता होता है तो उसकी जो जिस चीज़ से ये अटैच होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पर्णवृत्त होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। फिर जो ये आता है हमारा प्लांट, जो उसमें आपने ये कट्स देखे होंगे पत्ते में ना, ये जो कट्स होते हैं, तो इन कट्स को क्या बोलते हैं, इन कट्स को ब्लेड बोलते हैं। फिर जो हरा रंग होता है उसे वर्णक बोलते हैं या क्लोरोफिल बोलते हैं। फिर आता है कि ये देखिए जैसे ये फूल होता है, या आप कह सकते हैं जैसे कि ये फूल है, तो इस फूल की इस चीज़ को क्या कहते हैं, पंखुड़ियाँ कहते हैं इसको, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जो फूल होता है इसके बीच में, ये बीच में ऐसा होता है बना हुआ, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से क्या होते हैं, ये इसके बीजाण होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या है, इसको अंडाशय बोलते हैं, और इसके अंदर जो ये छोटे छोटे से बीज होते हैं इसे बीजाण कहते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है कि जो फूल होते हैं, किसी की फूल आपने इस तरह से देखा होगा, ये ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं बन रही है मुझसे, तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये होता है वर्तिकाग्र और वर्तिका बोलते हैं इनको, और इनको स्त्री केसर भी कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब जैसे कि आपने कोई फूल देखा होगा, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, कोई ये फूल है, ये कोई फूल है, ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, तो ये देखिए, तो आपने ये करके देखा होगा ना, ऐसे ऐसे होता है और उसके ऊपर ऐसे फूल की कली होती है ना, ये कोई कली हो गई। तो जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, भार्य दल बोलते हैं। तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे डायग्राम्स मिल जाएंगे, तो आप उससे भी फ्लावर की पार्ट्स को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था ना बीजांड, तो ये इसको क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। फिर है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, उसे भार्य दल कहते हैं। तो भार्य दल मैंने अभी आपको देखिए ये बताया ना, ये वाला पार्ट था ना, ये क्या होता है, भार्य दल होता है। फिर मरुस्थल में उगने वाले पौधे, हम इसके बारे में पार्ट 1 में भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भी मरुस्थल में होते हैं पेड़ पौधे, उन्हें जीरोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त, यानी कि अगर हमें पेड़ पौधे लगाने तो उसकी वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो दोमट मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त होती है। फिर मरुस्थलीय पादप अधिकतर कैसे होते हैं, मौसल होते हैं। पौधे जो होते हैं वो केशिका जल अवशोषित करते हैं। घास स्थलीय तथा वृक्ष परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो घास स्थल तथा वृक्ष परितंत्र जो होता है, तो जो ऐसा हमारा पिरामिड नहीं बनता, तो ये जो पिरामिड होता है घास स्थल का और वृक्ष परितंत्र का, यानी कि इकोसिस्टम का बोल सकते हैं, तो इसका जो जीव भार का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। आगे हम बात करेंगे, जो कली होती है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, उसे भार्य दल कहते हैं। अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। ये चीज़ है, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को बेंथस नाम से जाना जाता है। इसमें ये था इम्पोर्टेंट। आगे हम बढ़ते हैं फूड पे। ये भी हमारा एक चैप्टर है जो हमारा सीटेट में आपने सिलेबस में देखा होगा ईवीएस के। तो पादप उत्पाद जैसे कि फल हमें हो गए, फलों से हमें क्या मिलता है, विटामिन मिलते हैं, खनिज लवण, शक्कर की प्राप्ति होती है, शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं और ये रसदार और शुष्क होते हैं, ठीक है, शुष्क जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स। फिर अनाज, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। फिर जंतु उत्पाद की बात करेंगे तो हमें किस जंतु से क्या प्राप्त होता है, जैसे कि शहद हमें किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी आदि से प्राप्त होता है। तेल और घी जैसे हो गया पौधे से भी प्राप्त होता है और जंतु से भी हमें घी प्राप्त होता है, जैसे कि उसके दूध को हम कलेक्ट करते हैं, उसकी मलाई को फेंटते हैं तब घी बनता है ना, तो वो प्रोसेस जो होती है। तो ये हमें तेल, जैसे कि तेल हमारा
जो सरसों का तेल होता है ना, तो वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो जो तेल होता है, घी होता है, ये हमें पौधे और जंतु से प्राप्त होता है। जो साग होता है, ये पौधे के तने व पत्ती होते हैं जिसे हम खाते हैं। दाल पौधों के बीज से प्राप्त होता है। चीनी पौधे यानी कि गन्ने का रस से हमें चीनी बनती है। और जो आई थिंक जो चुकंदर का रस होता है उससे भी चीनी बनाई जाती है। फिर चाय पौधे की पत्तियां से। कॉफ़ी जो होती है वो पौधों के बीज से बनाई जाती है। फिर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो चावल, गेहूं व दाल में यह स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो चावल, गेहूं और दाल में ये स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है। यह स्टार्च बहुत सारे शर्करा के अणुओं के इकट्ठा होने से बनता है, इसलिए इसे शर्करा का बहुलक भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। शरीर में ग्लाइकोजन एवं स्टार्च के रूप में ऊर्जा संग्रहित भी रहती है। यह आपातकालीन समयों में उपयोग किया जाता है। फिर मुक्त शर्करा के रूप में हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसका पाचन बहुत सरल होता है एवं तुरंत ऑक्सीकरण के पश्चात ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि बच्चे रनिंग करते हैं स्कूल्स में या वैसे भी, और थक जाते हैं एकदम से, तो उनको हम ग्लूकॉन डी का घोल बना के देते हैं या पानी में ना चीनी मिला के देते हैं, है ना। तो इसी के ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको देते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे वसा की। तो तेल, घी, मक्खन, पनीर, दूध, काजू आदि से वसा प्राप्त करते हैं। यह वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का बना होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन कम पाया जाता है। यह दूसरा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। वसा के अणुओं में कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में उपस्थित ऊर्जा से बहुत ज्यादा ऊर्जा विद्यमान रहती है। वसा का कुछ भाग कोशिकाओं के बनने में सहायक होता है तथा संचित वसा शरीर में ऊर्जा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये जो कुछ फैक्ट्स थे ये हमारे वसा के बारे में थे। फिर आगे है, बहुत से जंतु अपने शरीर में त्वचा के नीचे वसा को संग्रहित करते हैं, जैसे कि व्हेल और वॉलरस। ठीक है, व्हेल और वॉलरस कैसे जीव हैं? ये अपने शरीर में त्वचा के नीचे वसा को संग्रहित करते हैं। फिर ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू की चर्म यानी कि स्किन के नीचे एडिपोस ऊतक की एक ऐसी मोटी परत होती है जिससे वे बहुत ठंड के दौरान जब वे हाइपरनेशन में होते हैं, हाइपरनेशन आपको पता होगा कि जब ये बिल्कुल सो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, है ना, बाहर नहीं निकलते हैं, तो हाइपरनेशन में जब ये होते हैं तब इसका ये यूज़ करते हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, तो आई रिपीट कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू की चर्म के नीचे एडिपोस ऊतक की एक मोटी परत होती है। ऊतक मतलब टिश्यू, जिसे वे बहुत ठंड के दौरान जब वे हाइपरनेशन में होते हैं ऊर्जा की स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन जो ए होता है तो ये आंखों की तंदुरुस्ती बनाए रखता है। अगर इसकी कमी होती है तो इससे कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग क्या होता है? रात में ना दिखने की बीमारी हो जाती है। और पालक, अंडा, गाजर, मक्खन, दूध विटामिन ए के स्रोत है, यानी कि इन सब चीज़ों से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। फिर आता है विटामिन बी की। तो इसकी कमी से बेरी रोग होता है और हाथ से कूटा धान इस विटामिन का प्रधान स्रोत है। विटामिन सी की बात करेंगे तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून रिसता है एवं शरीर में कमजोरी होती है। फिर जो टमाटर, गाजर, आंवला, नारंगी आप कह सकते हैं, जो भी खट्टी चीज़ें होते हैं ना, तो उससे विटामिन सी प्राप्त होता है। फिर विटामिन डी की बात करेंगे तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है तथा हड्डियां जो होती हैं वो ठीक से नहीं बन पाती हैं। मछली की जो यकृत का तेल होता है उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मक्खन से, अंडबीज से तथा सूर्य की किरण जो होती है विटामिन डी के प्रधान स्रोत है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको बहुत ही ध्यान से याद करना होगा। ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके आगे का स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।